बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बड़े लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा एक इंटरव्यू आया जो सवालों और जवाबों की सूरत में है। सवालात भिजवाए गए इमरान खान साहब को और फिर इमरान खान साहब के जवाबात आए। जिस सहाफ़ी ने ये इंटरव्यू किया उन्होंने पहले अल जज़ीरा की तरफ से और किसी और एक आधे चैनल की तरफ से भी इंटरनेशनली इमरान खान साहब का इंटरव्यू पहले कर रखा है और अब ज़ेटियो नाम की एक जरीदा है उसके अंदर उन्होंने वो इंटरव्यू छापा है इमरान खान साहब का। लगभग 8 सवालात हैं और सारा इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बातें इमरान खान साहब से पूछी गई और क्या जवाबात इमरान खान साहब ने दिए। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, पहले वो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जो इद्दत में निकाह वाला केस का उसका आज फ़ैसला आना था। फ़ैसला महफूज था और फिर फ़ैसला गैर महफूज हो गया। यानी मैंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बात की उन्हें लगा कि आज का ये सारा मामला जो है, उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा जी ये फ़िक्स मैच था। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी आज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत ने फ़ैसला सुनाना था इद्दत में निकाह वाले मामले का, जो फ़ैसला महफूज था और हम पूरी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ लगाए जाने वाले हत्तक अमेज़ और भोंडे किस्म के इल्ज़ामात आज अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि बहुत अजीब तरीके से अदालत में चीज़ें हुई। वो चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं कि जब फ़ैसला सुनाना हो तो फिर अदालत फ़ैसला ही सुनाती है। आपको याद होगा जब ये केसेस जेल के अंदर चल रहे थे, इनका ट्रायल चल रहा था, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब ट्रायल था तो वो लोग बोलते रहे, उनके वकील अपील करते रहे, बात करते रहे, हमारी बात सुने। तो जजेस ने कैसे फ़ैसला सुनाया था? किसी की बात भी नहीं सुनी थी। चाहे साइफ़र वाला केस होता वहाँ पे, चाहे तोशा खाना वाला केस था, चाहे उसके अंदर इद्दत वाला केस था, चाहे उसके अंदर बाकी जो इमरान खान साहब को जेल के अंदर सज़ाएं सुनाई गई, उनकी तो बात ही नहीं सुनी गई इमरान खान साहब की। और जज ने ऐसे फ़ैसला सुनाया जैसे बहुत ज़रूरी है, और जज तो किसी की बात ही नहीं सुनते जब फ़ैसला वो लिख लेते हैं या फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोबारा से मौका भी मिला रिजवान अब्बासी को दलाइल के लिए, और फिर मौका मिला खावर मानिका को। और पीटीआई के बकौल उन्हें लगा कि ये एक फ़िक्स मैच टाइप चीज़ है, क्योंकि खावर मानिका ने डायरेक्टली गालियां देना शुरू कर दी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे फ़ैसला सुनने गए थे और वहाँ गालियां सुनना शुरू हो गए। और खावर मानिका साहब ने इस तरह के अल्फाज बोले, इस तरह के जुमले बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बारे में, जिन पे लाजमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गुस्सा आना था। फिर वहाँ पे जब बदवाओं का और गालियों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर एक हाथापाई वाली सिचुएशन बन गई। गो कि उतनी लड़ाई नहीं हुई, ढक्कम पेल ज़रूर हुई। एक दो वकला ने उन्हें मारने के लिए कोशिश की, लेकिन सूरत-ए-हाल जो है उसमें बीच बचाव हो गया। अब ये सारा मामला फिर कटाई में पड़ गया। जज साहब ने फ़ैसला भी नहीं सुनाया, जज साहब वापस चैम्बर में चले गए, खावर मानिका साहब निकल के वापस चले गए, उनके वकील भी चले गए, पीटीआई मुँह देखती रही ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जो है ये मामला हाई कोर्ट के पास चला गया। तो ये भी मामला दोबारा से लटक गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं, या जो लोग वहाँ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के, उनका ये मानना है कि ये डिलेइंग टैक्टिस है, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है। और दोबारा से कोशिश की गई है कि ये मामला जितना लंबा किया जा सके इसको मज़ीद लंबा खींचा जाए, क्योंकि अभी इमरान खान साहब को छोड़ने का फ़ैसला नहीं हुआ, या इमरान खान साहब उस तरह की आज़ादी में नहीं जा रहे जिस तरह की आज़ादी उनको ऑफ़र की जा रही है। यानी दो तरीके हैं ना बाहर आने के। एक वो तरीका है जिससे इमरान खान बाहर आना चाहते हैं, और एक वो तरीका है जिससे निज़ाम उनको बाहर लाना चाहता है। बाहर आना इमरान खान का तय है, अभी आ जाएं, चंद दिन बाद आ जाएं, चंद महीने बाद आ जाएं, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो असल बात है कि किस तरीके से बाहर आएंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो बहरहाल ये वाला मुकदमा तो यहाँ रुक गया, और जो साइफ़र वाला मुकदमा है 3 जून यानी सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन, ये मुकदमा दोबारा सुना जाएगा। साइफ़र वाला जो है उसकी अपील इमरान खान साहब की वहाँ पे सुनी जाएगी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई और आज की सबसे बड़ी ये खबर थी, वो अहमद फरहाद साहब की बाजियाबी के हवाले से। केस जो है वो, क्यों मैं अपने केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हुआ था, मेरा वो एक केस लगा हुआ था, मुझे हज पे जाना था, 2022 में जाना था, तो सिचुएशन आपके सामने, तब भी मैं गिरफ़्तार था, 2023 में भी मैं गायब था, 2024 में अब मेरा नाम ECL में था। तो हमने अदालत से रुजू किया हुआ था और बग़ैर किसी जवाज़ के मेरा नाम डाला गया था, तो अदालत ने वहाँ पे मेरा नाम निकालने का हुक्म जारी किया। उसके बाद फिर जब मैं नीचे आया तो पता चला कि
अहमद फरहाद का केस भी थोड़ी देर के अंदर लगने वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उस अदालत में हम चले गए, बाकी भी बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस को सुना, वो इससे पहले भी सुन रहे थे। तो आज पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की अदलिया की, पाकिस्तान के सहाफ़ियों की, पाकिस्तान में जमहूरियत की और पाकिस्तान के इदारों की भी, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे मौजूद कोई भी आदमी अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सब लोग भी फ़ौज के और फोर्सेस के उतने ही पसंद करने वाले या चाहने वाले हैं जितने इधर वाले लोग खड़े हुए हैं। दोनों तरफ उन्होंने इशारा करके कहा। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल हैं, सहाफ़ी हैं, कुछ सियासतदान हैं, ये भी उठाए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। तो ये लोग वो नहीं हैं, यानी जो दहशतगर्द हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग मुल्क के अंदर तबाही फेरते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये अपनी बातचीत करते हैं, आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, इस किस्म की। और बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन आज हुई। उसमें जो वज़ीर कानून है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ ज़रूर हैं और ये इश्यूज़ हल होने चाहिए, और ये मसला आज का नहीं है। मेरा मौक़िफ़ वही है जो आप लोगों का मौक़िफ़ है। उन्होंने अदलिया को यकीन दिलाया, अदालत को। लेकिन मामला बड़ा अजीब हो गया। वहाँ पे ये बताया गया हाई कोर्ट को कि अहमद फरहाद जो हैं वो बाजियाब हो चुके हैं और वो मिले हैं रावला कोर्ट के पास। उन्होंने कहा जी कोहाला ब्रिज गए थे, वहाँ थाना धीर कोर्ट है कश्मीर में, इसकी एक FIR भी मौजूद है। और FIR के अंदर लिखा हुआ है जनाब ये जा रहे थे और रास्ते में पुलिस ने गाड़ी रोकी, शनाख्त करने का कहा, तो एक बंदा जो है उसने हमारे साथ कोई इस तरह की बातचीत कर दी और बदतमीज़ी शुरू कर दी। नीचे उतारा, पता चला जी उसका नाम अहमद फरहाद अली शाह है, और उस बंदे को जो है वो हमने इस केस में पकड़ लिया। और वो एक छोटा सा मुकदमा है जिसको साकिब बशीर साहब ने शेयर भी किया हुआ है थाना धीर कोर्ट का, और वकूआ जो है वो भी बनाया गया जी आज का, यानी 29 तारीख का वकूआ। और उसमें वो बता रहे हैं जी कि सिर्फ एक ही दफ़ा लगी है 186 और ये एक दफ़ा लगी हुई है बस के अंदर। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा था कि बेलेबल है, ये जाते जाके शख्सी ज़मानत के ऊपर भी इस बंदे को छोड़ा जा सकता था। तो जज साहब ने ये किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, फैमिली जाए और जाकर उनको वहाँ से पुलिस से छुड़वा ले, जेल में है या थाने में है, जहाँ पे भी है, उनको वहाँ से जाकर छुड़वा ले उनकी फैमिली। और जज साहब ने कहा कि मैं केस को ख़त्म नहीं कर रहा, केस को मैं ख़त्म तब करूँगा जब ये वकला और फैमिली आकर मुझे बता देंगे कि इनका बंदा इनके पास पहुँच गया है, इनको मिल गया है। हालांकि जो प्रोसिक्यूशन साइड है या अटॉर्नी जनरल वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर कानून मौजूद थे, उन लोगों ने कोशिश की और जज साहब को कहा नहीं जी आप केस डिस्पोज ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि बंदा बाजियाब हो चुका है। तो जज साहब ने कहा नहीं, ये लोग मुझे आकर बताएंगे। ईमान मज़ारी की तरफ उन्होंने, ईमान मज़ारी ने बहुत अच्छा मुकदमा लड़ा और उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये आके मुझे बताएंगे तो इस पे फिर हम लोग कर लेंगे फाइनली, फिर ये ख़त्म हो जाएगा केस। तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, उनकी अहलिया से बात हुई है अहमद फरहाद की। वो ये कह रही हैं कि धीरकोट थाने में हम पहुँचे तो उन्होंने कहा जी कि हमने उनको हवाले कर दिया किसी और पुलिस के, हमने अपने मुकदमे में छोड़ दिया उनको। तो पता चला कि मुजफ्फराबाद में भेज दिया। वो कहती हैं जब मुजफ्फराबाद पहुँचे, वहाँ जाके हमने बात की तो हमें अब ये पता चल रहा है, कुछ मुकदमात की उन्होंने कॉपीज़ भी भेजी हैं, वो ये कह रही है कि पुराने मुकदमात जो है ना, कत्ल, इक़दाम कत्ल और वो दहशतगर्दी के और इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं पुराने, उनके अंदर अहमद फरहाद को जो है वो फ़िक्स कर दिया गया है और अभी तक हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। इसी उन्होंने मुझे बताया। मेरे ख्याल में ये मामला वापस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला जाएगा, नहीं तो, क्योंकि एक्चुअली जो अहमद फरहाद साहब गायब हुए थे वो अपने घर से हुए थे और ये मामला इस्लामाबाद की टेरिटरी का था। फिर ये वहाँ कैसे पहुँचे, ये फिर दोबारा से एक नया मामला खड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस मामले को अब ख़त्म होना चाहिए, अहमद फरहाद को उनके घर वालों के हवाले करना चाहिए, उनकी बेल होनी चाहिए और फिर मामला जैसे भी आगे चले। और ये जो सिलसिला है लोगों को उठा लेने का, गायब कर देने का, ये जमहूरी मुआशरों में नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे शायरों के लिए, अदीबों के लिए, सहाफ़ियों के लिए, सियासतदानों के लिए, उन लोगों के लिए जो ना दहशतगर्द हैं और ना वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब का इंटरव्यू मैं आपको सुनाऊँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जंग अखबार की हेडलाइन है, इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस किस्म की हेडलाइन छप रही है। लिखा है जी कि इमरान खान को रिलीफ, अदालती काली भेड़े बज़िद। ये शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जंग अखबार में। इसके ऊपर जो है वो जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब शीशा देखें, उन्हें सबसे बड़ी इस मुल्क की काली भेड़ नज़र आ जाएगी। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब ने
अदालती काली भेड़ों का जिक्र किया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत लगेगी? यानी जजेस को वो इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं, उनकी ऐसे तौहीन कर रहे हैं। और जिस तरह के जुमले एक जगह पे कैप्टन सफदर ने बोले, उसके ऊपर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं। यानी फवाद चौधरी को ही पढ़ लें आप। कल रावलपिंडी में एक मजहबी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वज़ीर आला पंजाब के शौहर समेत मुतशद्दद सोचों के तर्जुमान शरीक हुए। बदकिस्मती से इस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकरीरें हुई। शाम को शहबाज शरीफ ने जज साहिबान को काली भेड़ें करार दिया था। जज साहिबान के ख़िलाफ़ इस जंग में अवाम अदलिया के साथ खड़े हों। फ़ायद ईसा ने इंतखाबी निशान से लेकर मिलिट्री अदालतों तक आइन पसंद हलकों को मायूस किया है, लेकिन फिर भी इन पर मजहबी मुनाफरत पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। ये सिलसिला फ़ौरन रुकना चाहिए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में मुझे लगा कि सबसे बेहतर बात उन्होंने की और चीज़ आपको समझ भी आ जाएगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है, तो मैंने वहाँ से आपको पढ़ के सुना दिया। अब आ जाए इमरान खान साहब के इंटरव्यू की तरफ कि उन्होंने क्या कहा। इमरान खान साहब का इंटरव्यू मेहदी साहब ने किया है। वो इससे पहले भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स के लिए इमरान खान साहब का इंटरव्यू करते रहे हैं, और इस दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू किया है ZTO के ऊपर। जो मेरे पास इसका उर्दू ट्रांसक्रिप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से अल जज़ीरा और MSNBC के साबिक नुमाइंदे और सहाफ़ी मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया, और ये ZTO के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया। और इमरान खान पर अडियाला जेल से तबसरे या पैगामात भेजने पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। इस इंटरव्यू से कबल वो सिर्फ अहम मतबूआत में शाया होने वाले मकालों को ही शाया कर पाते थे, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की जानिब से इमरान खान की ब्रीफिंग लेकर लिखे जाते थे। यानी इससे पहले जो भी था वो इस तरीके से छपता था। लेकिन इमरान खान साहब का बाकायदा ये एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे सवालात पूछे गए हैं और उन्होंने उनके जवाब लिख कर भिजवाए हैं। ये पहला मौका है कि किसी न्यूज़ आउटलेट की जानिब से तफसीली फ़ीचर इंटरव्यू शाया किया गया है। ये वाज़ेह नहीं है कि मेहदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरव्यू का एहतमाम कैसे और कब किया हो, ये नहीं हमने बताना कि कैसे किया, लेकिन कर लिया है। जो मेहदी हैं उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें कोई पछतावा है, ये एक सवाल पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि उन्हें सिर्फ जनरल बाजवा पर एतमाद करने पर अफसोस है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल बाजवा ने अकेले ही अमेरिका जैसे ममालिक को कहानियाँ फैलाईं और मुझे अमेरिका मुखालिफ या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात में दिलचस्पी ना रखने वाले के तौर पर पेश किया। उनका कहना था कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है। अल्लाह ने मुझे दौलत से लेकर शोहरत तक सब कुछ दिया है। इमरान खान का कहना था कि मेरी मकबूलियत की वजह यह है कि लोग जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही कोई मुझे ख़रीद सकता है और ना ही मैं कभी झुकूँगा। मेहदी हसन साहब ने यह भी लिखा है इसके अंदर अपने आर्टिकल में कि मैंने इमरान खान साहब का पहला इंटरव्यू द न्यू स्टेट्समैन के लिए किया था। ये उन्होंने 2010 में किया था। उन्होंने कहा जी गुज़िश्ता 14 सालों में मैंने उनसे कई मौक़ों पर बातचीत की है, जिनमें अल जज़ीरा इंग्लिश और MSNBC के लिए टेलीविज़न इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं, लेकिन मैंने कभी इमरान खान का इस तरह से इंटरव्यू नहीं किया जैसा मैंने अब किया है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने से लेकर 22वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से अपने मुल्क की क़यादत करने वाले लेजेंडरी क्रिकेटर खिलाड़ी इमरान खान अब जेल की कोठरी में है। 2018 में आम इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद उन्हें 4 साल बाद पार्लियामान में एक मुतनाज़े तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से हटा दिया गया। 3.5 साल थे वैसे। इमरान खान ने इस तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार दिया था, जिसकी बाइडन इंतज़ामिया मुसलसल तरदीद करती आई है। ये सवाल भी उन्होंने पूछा, इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दिया। गुज़िश्ता साल 9 मई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पाकिस्तानी हुकाम ने पुरतशद्दुद तौर पर गिरफ़्तार कर लिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी की जानिब से पाकिस्तान में मुज़ाहरे शुरू हो गए थे, जिन पर मुल्क भर में पुलिस की जानिब से वहशियाना क्रैकडाउन किए गए थे। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। हालांकि अलकादर ट्रस्ट केस में बदनवानी पर होने वाली सज़ा पर ज़मानत मिलने के बाद भी यही सलूक रवा रखा गया है, जिसकी वजह एक ये है कि साइफ़र केस में रियासती राज पब्लिक करने और शादी के कवानीन पर अजीबो गरीब अंदाज में दी गई सज़ा काट रहे हैं। यानी वो कहते हैं साइफ़र में अंदर है, और जो शादी वाला मामला है वो अजीबो गरीबी किस्म का एक वो इद्दत में निकाह वाला जो है उसको वो भी अंग्रेज़ भी समझने के बहुत ही अजीब काम है। कातलाना हमले में बच निकलने के 2 साल बाद भी
वो अपनी हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद है। और मेरे साथ दौरान इंटरव्यू उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के हवाले से बात करते हुए बताया कि उन्हें मुख्तलिफ नफ्सियाती हथकंडों का निशाना बनाकर अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी हुकाम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी और उन पर कायम मुकदमात का दिफा करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी का फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्हें गैर कानूनी कामों पर अदालत ने मुजरिम करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर कौमी सतह पर इमरान खान ज़बरदस्त मकबूलियत रखते हैं। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने मुझे बताया कि शहबाज हुकूमत किसी किस्म की कानूनी हैसियत से महरूम है, जबकि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी वो इसी किस्म के ख्यालात रखते हैं। इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का कहना था कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून मुश्किल से 17 नशिस्तें हासिल कर सकी है। इंतखाबात में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और प्री पोल धांधली बिल्कुल वाज़ेह थी। उन्हें नताइज बदलने में 2 दिन लग गए और तब तक हतमी नताइज लटके रहे। इमरान खान ने मेहदी हसन को कहा कि आप अपने चैनल के तवस्सुत से फार्म 45 की तहकीकात करवा लें, ये लोग ठीक तरह से धांधली भी नहीं कर सके हैं। मेहदी हसन ने कहा कि मैं वादे करना चाहता हूं कि मिस्टर खान के कैद होने की वजह से ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था। मैं अपने जवाबात के लिए उन्हें सिर्फ तहरीरी सवालात की एक फहरिस्त ही भेज सकता था और बराह रास्त बातचीत करने की इजाज़त तो थी नहीं, और ना ही मैं उनका फॉलोअप सवाल करने की पोजीशन में था कि उन्होंने कोई जवाब दिया उसमें से मैं एक और सवाल कर दूँ, ये पोजीशन भी नहीं थी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ ये ज़ेटियो का इंटरव्यू जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और एक सवाल उन्होंने ये पूछा कि सुलाखों के पीछे ज़िंदगी कैसी होती है, क्या आप पर तशद्दुद या बदसलूकी आपसे की गई है? इमरान खान का कहना था कि मुझे डेथ सेल में कैद रखा गया है, जो कि दहशतगर्दों के मुख्तस एक छोटी सी अलग थलग जगह है, और हुकाम मुझे दहशतगर्दों की तरह ही रखना चाहते हैं। कैद तन्हाई में मुझे कैदियों के बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट और सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करता हूँ। मुझे तोड़ने के लिए नफ्सियाती हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मेरा दिल अल्लाह पर ईमान की वजह से मजबूत रहता है। मैं वर्जिश करता हूँ और मुताला करता रहता हूँ और उसके ज़रिए से ख़ुद को मसरूफ़ रखता हूँ और अपने दिमाग को फ़ाल रखता हूँ। यहाँ ये इस सब के दौरान आगे आने वाले हालात के लिए मैं ख़ुद को तैयार कर रहा हूँ। अल्लाह पर ईमान की ताकत मुझे मुतमईन रखती है और मेरी तवज्जो भी मरकूज़ रखती है, यानी मेरा फोकस भी रहता है। एक और सवाल पूछा मेहदी ने कि आप अपनी मौजूदा कैद का ज़िम्मेदार किसे ठहराते हैं, आपके पाकिस्तानी सियासी हरीफ, पाकिस्तानी फ़ौज, अमेरिका या सारे के सारे? इमरान खान ने कहा कि इन 11 माह में जो मैंने कैद में गुजारे हैं, पिछले 2 सालों के बारे में गौर करने के लिए, हर एक दाम को और उसके नताइज का तज्ज़िया करने के लिए मेरे पास काफ़ी वक्त है, और मुझे यकीन है कि ये कारनामा जो हुआ है तहरीक अदम एतमाद का, सिर्फ जनरल बाजवा ने अंजाम दिया था। मैं और किसी को इसका ज़िम्मेदार नहीं समझता। जनरल बाजवा ने बड़ी एहतियात से इस मनसूबे की मनसूबाबंदी करके इसे अमली जामा पहनाया और ख़ुद को एक धोखेबाज शख्सियत के तौर पर पेश किया। कौमी और बैनुल-अक़वामी अफरा तफरी फैलाने के लिए झूठे बयानिए तख्लीक किए। वो जमहूरियत और पाकिस्तान पर अपने इक़दामात के मुज़र असरात को समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी करार दिया और इंटरव्यू के इख्तिताम पर फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात को धोखादही और जमहूरियत पर हमला करार दिया। ये था जी इमरान खान साहब का इंटरव्यू। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।